नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र के अंतर्गत भारत के नदियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। भारत की नदियों से हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं तो वो ये है कि जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे अपना जल गिराती है, कौन सी नदी किस राज्य से प्रवाहित होती है, किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है, कौन सी नदी किस नदी की सहायक है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी हिमालय से निकलती है, कौन सी नदी पर्वतीय पठारों से निकलती है। तो अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो इतना निश्चिंत रहें कि मैं आपको काफी विस्तार पूर्वक नदियों के बारे में, भारत की नदियों के बारे में पढ़ाऊंगा, उनके अपवाह प्रतिरूप के बारे में बताऊंगा। अपवाह तंत्र के अंतर्गत भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी अपवाह तंत्र और दक्षिणी अपवाह तंत्र। यानी कि जो अपवाह तंत्र उत्तर भारत में विकसित हुए हैं उन्हें उत्तरी अपवाह तंत्र कहा गया है और जो अपवाह तंत्र दक्षिण भारत में विकसित हुए हैं उन्हें दक्षिणी अपवाह तंत्र कहा गया है। आप मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि उत्तरी अपवाह तंत्र के अधिकांश जो नदियां हैं वो हिमालय और उसके पार से आती हैं और दक्षिणी अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं वो पश्चिमी घाट पर्वत या फिर प्रायद्वीपीय पठार के मध्य भाग से निकलती हैं। तो भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी अपवाह तंत्र और दक्षिणी अपवाह तंत्र। उत्तरी अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, ये हिमालय है और हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं और इन्हीं नदियों ने अपने क्षेत्रों में अपवाह तंत्र का निर्माण किया है। हालांकि हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं लेकिन तीन ही मुख्य अपवाह तंत्र का निर्माण हुआ है। वो तीन मुख्य अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं? तो गंगा अपवाह तंत्र, सिंधु अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। देखिए, सबसे पश्चिम में जो है वो है सिंधु अपवाह तंत्र, मध्य में है गंगा अपवाह तंत्र और सबसे पूर्व में है जो वो ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र क्या है? एक मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियां जिन क्षेत्रों से जल को लेते हुए आगे बढ़ती हैं उस क्षेत्र को उस मुख्य नदी का अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है ना? तो सिंधु यहाँ देखिए, इस क्षेत्र में सिंधु प्रमुख नदी है और सिंधु अपने साथ बहुत सारी नदियों का जल को लेते हुए आगे बढ़ती है और एक अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। इसी अपवाह तंत्र को सिंधु अपवाह तंत्र कहते हैं। उसी प्रकार गंगा नदी भी अपने साथ कई नदियों का जल लेते हुए आगे बढ़ती है। तो गंगा नदी से जो अपवाह तंत्र निर्मित हुआ उन्हें गंगा अपवाह तंत्र कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित अपवाह तंत्र को ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र कहते हैं। ये सारे अपवाह तंत्र उत्तर भारत के अपवाह तंत्र हैं और इनको नदियों के आधार पर विभाजित किया गया है। लेकिन वही दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र की बात करें तो इन्हें दो आधारों पर विभाजित किया गया है। दक्षिण भारत में जो नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से निकलती हैं या फिर प्रायद्वीपीय पठार के पठारी संरचनाओं से निकलती हैं। तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली अधिकांश नदियां जो है वो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, लेकिन कुछ नदियां जो है वो जो बड़ी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। इसके अलावा भी और सारी नदियां जो है वो प्रायद्वीपीय संरचना से निकलती हैं पश्चिमी घाट के अलावे, तो वो नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। तो नदियों के जल गिराने के आधार पे, यानी कि नदियों का अपने मुहाने बनाने के आधार पे दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। अरब सागर का अपवाह तंत्र, यानी कि अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों का अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का अपवाह तंत्र। तो इस आधार पे भारत के अपवाह तंत्र को बांटा गया है। किसी भी अपवाह तंत्र के निर्माण के लिए जल विभाजक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जल विभाजक क्या होते हैं? तो जल विभाजक दो नदियों के बीच की उच्च भूमि होते हैं जो जल को बांटने का काम करते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान ले ये नदी, यहाँ पे एक जल विभाजक है और इधर से नदियां बह रही हैं। तो इस जल विभाजक के उत्तर में जो ढाल होगा वो उत्तर की ओर होगा और दक्षिण में दक्षिण की ओर ढाल होगा। तो इसी तरह से भारत में भी कई सारे जल विभाजक हैं जो भारत के अपवाह तंत्र के निर्माण में सहायक हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है भारत में 4 प्रमुख जल विभाजक हैं। ये जल विभाजक कौन कौन से हैं? तो हिमालय जल विभाजक, अरावली जल विभाजक, पश्चिमी घाट जल विभाजक और सतपुड़ा विंध्याचल जल विभाजक। ये जल विभाजक किसी भी अपवाह तंत्र के निर्माण में सहायक होते हैं। आप यहाँ पे समझिएगा कि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो किधर, भारत की तरफ अगर बात करें तो हिमालय का ढाल किधर है? दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए बहती हैं।
अच्छा, हिमालय के उत्तर में जो नदियां निकलती होंगी वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती होंगी, जाहिर सी बात है। उसी प्रकार से प्रायद्वीपीय संरचना के उत्तर में जो नदियां निकलती हैं वो उत्तर की ओर, क्योंकि यहाँ जो उच्च भूमि है प्रायद्वीपीय संरचना का, ये उच्च भूमि है। कौन सा? अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा, ये जो क्षेत्र है उच्च भूमि है। इस क्षेत्र के उत्तर में जो ढाल है, इस क्षेत्र के उत्तर दिशा में जो ढाल है वो उत्तर की तरफ है, और दक्षिण दिशा में जो ढाल है वो दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है ना। हालांकि नर्मदा और ताप्ती अपवाद है जो कि ब्रह्मस घाटी से बहते हुए प्रायद्वीपीय पठार से पश्चिम की ओर आती हैं। तो इन सारे जल विभाजकों ने भारत में नदियों के अपवाह तंत्र के निर्माण में काफी निर्णायक भूमिका अदा की है। तो आप एक एक करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप हेडिंग दे देंगे हिमालय जल विभाजक, और इसमें लिखेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियां उत्तर दिशा में जो निकलती है वो उत्तर की ओर बहती है, और दक्षिण में जो निकलती है वो दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, चलिए देखिए, हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, लेकिन अपवाह तंत्र का निर्माण सिर्फ 3 बड़ी नदियां ही करती हैं। भारत में बात किया जाए तो हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, लेकिन अपवाह तंत्र का निर्माण 3 ही प्रमुख नदियां करती हैं। कौन कौन? गंगा और सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना। अब आप हेडिंग दे देंगे अरावली जल विभाजक। उसमें आप लिखेंगे यह अरावली से लेकर अंबाला दिल्ली तक विस्तृत है। कहां? अरावली से लेकर अंबाला दिल्ली तक विस्तृत है। इस दोआब के पूरब में बहने वाली नदियां दक्षिण तथा दक्षिण पूरब दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है। इस दोआब, देखिए दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच की उच्च भूमि होता है, या जल विभाजक 2 नदियों के बीच की उच्च भूमि होता है। तो अरावली वाला जो दोआब है या अरावली वाला जो जल विभाजक है, यहां से जो नदियां निकलती हैं पूरब दिशा में वो पूरब तथा दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित होती है, और पश्चिम में जो नदियां निकलती हैं वो पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए आगे बढ़ती हैं। ठीक है। तो पश्चिम में अरावली पर्वत के पश्चिम से कौन सी नदियां निकलती हैं? तो लूनी नदी। जबकि पूरब दिशा में कौन सी नदी निकलती है अरावली से? तो बनास नदी एक्चुअल में पश्चिम से निकलती है, लेकिन फिर पूरब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है ना। उसी के अलावा पश्चिमी घाट पर्वत, आप हेडिंग दे देंगे पश्चिमी घाट पर्वत। इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि पश्चिमी घाट के पूरब से निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि पश्चिम से निकलने वाली नदियां अरब सागर में गिरती है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है। अब सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत है, तो आप इसमें लिखेंगे कि मध्यवर्ती भारत में स्थित इसके दक्षिण में बहने वाली नदियां दक्षिण पूरब या पश्चिम की तरफ बहती हैं। दक्षिण पूरब या पश्चिम की तरफ 2 नदी बहती है। कौन कौन? तो नर्मदा और ताप्ती। ठीक है ना। जबकि उत्तर में बहने वाली नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। देखिए, ये जो विंध्याचल और सतपुड़ा का उच्च भूमि है, यहां से जो नदियां निकलती हैं उत्तर दिशा में वो उत्तर दिशा की ओर बहती है, और जो दक्षिण में निकलती हैं वो दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है ना। इसके अलावा कुछ नदियां जो है वो पूरब दिशा में भी, पश्चिम दिशा में भी बहती हैं। वो 2 नदी कौन कौन से हैं? तो नर्मदा और ताप्ती। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने भारत में अपवाह तंत्र के कितने भागों में बांटा गया है, कौन से अपवाह तंत्र किस क्षेत्र में है, और दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन सी नदियां आती हैं, उत्तर भारत के अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन से नदी तंत्र आते हैं, इसके बारे में हमने बात की। और इसके अलावा हम लोगों ने जल विभाजक के बारे में भी बात की। जल विभाजक से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किस जल विभाजक के कारण अरावली पर्वत से निकलने वाली नदियां पूरब की ओर बहती है, और किस जल विभाजक के कारण प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट के लिए भी काफी जरूरी हो जाता है। इससे ज्यादातर प्रश्न आते नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के लिए काफी जरूरी हो जाता है। तो आप ये जो आज जो सारे चीज पढ़े हैं आप इसको याद कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने हिमालय जल विभाजक, अरावली जल विभाजक, पश्चिमी घाट जल विभाजक तथा विंध्याचल और सतपुड़ा जल विभाजक के बारे में बताने का प्रयास किया है। अगर आप देखेंगे, अब अगर आप नदियों के जाल के मानचित्र को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे जो है वो जल विभाजक के काम किए हैं। यहां से जो नदियां निकलती हैं वो इस दिशा में
या दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हैं। यहां से निकलने वाली नदियां दक्षिण दिशा में, और अगर हिमालय के उत्तर में जो नदियां निकलती हैं वो उत्तर दिशा में बहती हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाली अधिकांश नदियां जो है वो पश्चिमी दिशा में अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं, जबकि पूर्व दिशा में निकलने वाली दो तीन बड़ी नदियां ही हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने अपवाह तंत्र के परिचय को देख लिया है। अगले वीडियो में हम लोग गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी अपवाह तंत्र सभी अपवाह तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। हम लोग गंगा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत ही रह रहे हैं, तो गंगा नदी अपवाह तंत्र को आप जरूर देखेंगे। आज के वीडियो को मैं यही समाप्त करूंगा। अगले वीडियो में मैं एक बार फिर से मिलूंगा आप लोगों से गंगा नदी अपवाह तंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।